जो महामृत्युंजय संस्था है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या वो इसका स्रोत था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने सन 2000 में सिद्ध महामृत्युंजय अंतरराष्ट्रीय योग एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र मैयड़ में स्थापित किया। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र भी स्थापित है। तो अगर आप कोई किसी को महामृत्युंजय साधना कराते हैं तो उससे उसकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है? क्या वो एक सकारात्मक चेंज जो देखने को मिलेगा उसको अपनी लाइफ? ऐसे करो आप एक बार, ये क्या है? हाथ है। किसका? मेरा। नीचे कर लो। ठीक है। ये किसका हाथ है? मेरा हाथ है। आप इस हाथ से अलग हुए? नहीं। दोबारा समझने की कोशिश करो मेरी बात को। अब लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसे दोष भी होते हैं, जैसे मंगल दोष है, ये ऐसे दोष भी इम्पैक्ट डालते हैं एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है? डेफिनेटली डालते हैं। वो कुंडली मिलान के टाइम पर बात आ जाती है। ओके। कि अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल दोष है, मंगल दोष का अर्थ क्या हुआ कि इस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, इस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा ज्यादा है, एक थका थका रहता है और एक बहुत एनर्जी के साथ रहता है, बोल्ड किस्म का है, बेबाक है, वो मांगलिक दोष है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो है आचार्य कार्तिक जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड में एक ऐसे इकलौते एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि ना कि अपनी इजी लैंग्वेज से बल्कि अपनी प्रैक्टिकल रेमेडीज से काफी लोगों की जिंदगी में एक मार्गदर्शन इन्होंने दिखाया है, काफी लोगों की लाइफ को चेंज करा है अपनी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से। और यहां तक कि ये चाहते हैं कि अपनी जो भी एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है, जो भी ज्ञान इन्होंने अपने जीवन में सीखा है, वो लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों की लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिले। और कार्तिक जी महामृत्युंजय में एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजर भी हैं, सलाहकार भी हैं, और इनका एक ज्योतिष प्लेटफॉर्म भी है जहां पर नॉट ओनली फेमस रीनोन एस्ट्रोलॉजर्स बल्कि बहुत ही ऐसी कह लीजिए बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है जो आपको सिखाएंगी कि ज्योतिष में एग्जैक्टली होता क्या है और कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी लाइफ को बेटर करने में आपकी मदद करते हैं। तो हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो कार्तिक जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जैसे कि इंट्रोडक्शन में तो पता लग गया आप एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या है और किस तरीके से, कौन सा आपका क्या वो नजरिया है एक एस्ट्रोलॉजी को देखने का? एस्ट्रोलॉजी मेरी नजर में एक वैज्ञानिक चिंतन है और कुछ नहीं। वैज्ञानिक चिंतन यहां तक है कि प्लैनेट की स्पीड क्या है, प्लैनेट की रेडिएशंस क्या है, प्लैनेट बाहर है जो मौजूद हमारे सोलर सिस्टम, हमारे एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या असर डालता है, कब कोई चीज यहां से भेजी जाए दूसरे ग्रह पर तो वो कब भेजनी चाहिए, कब मून और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम हो। ये सारा का सारा साइंटिफिक चिंतन है एस्ट्रोलॉजी का, जिसको एस्ट्रोनॉमी पार्ट दिया गया। और सभी उसी कैलकुलेशन से जब हमने ये पता लगाया कि वो प्लैनेट हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर डालता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से, फिलोसॉफिकल वे में, साइकोलॉजिकल वे में, तब हमें पता लगा एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है। लेकिन आप मेरे को भी ऑफ द कैमरा एक बात बता रहे थे, मैं चाहूंगा वो भी आप बताइए कि आपने जो आंसर दिया था मैं वो आंसर सुनना चाहता हूँ, ऑडियंस को सुनाना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को सभी लोग ये समझते हैं कि ये लास्ट गोल है, अगर हमारी कुंडली के अंदर ये चीज लिख दी गई तो वही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी नजर में एस्ट्रोलॉजी वो टूल है जिससे जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपकी कुंडली के प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या काम करना चाहिए जिससे वो प्लैनेट्स आपके पर्सनालिटी पे वो असर डालें ताकि आप वो काम करो, जो भी बिजनेस करना चाहते हो वो करो, बिजनेस के गुण आपके अंदर आए। वो चीज आप प्लैनेटरी पोजीशन से एस्ट्रोलॉजी के तरीके से सीख सकते हो, कर सकते हो। सॉर्टेड है। ठीक है, अब स्टार्ट ही अब बिजनेस से रिलेटेड हम बातें करते हैं, क्योंकि आपने टॉपिक छेड़ा है। तो मैं यही क्वेश्चन बहुत लोगों का आज की डेट में होता है कि यार हम प्राइवेट जॉब करें या हम एक गवर्नमेंट जॉब करें, और लोग इतनी मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे कि वो अपना जो क्रूशियल फ्रेज होता है ना लाइफ का, वो भी कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं और एट द एंड उनको प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ती है। अब कहीं ना कहीं अगर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम उनको ये बता दें कि आपके लिए कौन सा पाथ बेनिफिशियल है,
तो एस्ट्रोलॉजी कैसे हमें बता सकती है कि आपको क्या करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, जिनके जी। माध्यम से हम बता सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो इसको कितना ज्यादा जल्दी सक्सेस प्राप्त होगा, अगर ये व्यक्ति जॉब करेगा तो किस तरह की जॉब कर सकता है, कितना स्ट्रगल इसको देखने में मिलेगा। हमने बोल दिया कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा, अब व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो उस पर बिजनेस करता है या नहीं करता। हमने बोल दिया कि इसकी कुंडली के अनुसार, इसकी पर्सनालिटी के अनुसार, इसके प्लैनेटरी पोजीशंस के अनुसार इसको बिजनेस करना चाहिए, इसको बिजनेस सूट करेगा। अब वो ही नहीं करना चाहता, पर्सन ही नहीं करना चाहता, पर्सन ही अगर अपनी सारा एफर्ट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए लगाना चाहता, तो फिर वो लगाए, उसका क्या असर है उस चीज का। एग्री, ठीक है। तो लेकिन एक चीज मेरे को बताओ कि अगर मेरे को जानना हो कि यार मेरे लिए बिजनेस ज्यादा बेनिफिशियल है या मेरे लिए जॉब में ही रहना बेनिफिशियल है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेस करूँ, हाँ, बट मैं एक जॉब में लगा पड़ा हूँ। अब जॉब में भी आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बिजनेस करना। देखो कुंडली के अंदर क्या होता है कि एक टाइम आता है जब व्यक्ति का बढ़िया टाइम चल रहा होता है, तब वो चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करे, ओके, उसको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, समझ आई? अब मान लो कि उसने 10 साल जॉब को दिए और वो 10 साल ही बिजनेस को दिए, अब उसके जीवन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? 10 साल के बाद वो जॉब से रिटायर होगा या छोड़ेगा या निकाला जाएगा? बिजनेस से उसके पास एक रैकरिंग सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो जाएगा। ओके, ये बात समझ आई आपको? जी। मतलब आपने या तो आपने दूसरे व्यक्ति का पौधे को सींचा 10 साल, ठीक है, या आपने खुद ही एक पौधा लगा लिया 10 साल और उसको सींचा, तो अब वो 10 साल का जो आपका पौधा हुआ है, जो वो पेड़ बन चुका है, वो अब आपको फल देगा, छाया देगा, बहुत सही। लकड़ी देगा। जी, बट आपने 10 साल तो दूसरे के पौधे में एफर्ट डाले। ऐसा कर रहे हैं बहुत लोग। ऐसा करते हैं जी, ऐसा करते हैं और वो निश्चित रूप से कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कुंडली दिखवाओ और कुंडली दिखवा के पूछ लो कि आने वाला मेरे 5 साल, 6 साल, 10 साल कैसे है। अगर एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी एज के अनुसार पीक पीरियड पर बोल दे कि ये बढ़िया टाइम है, तो आंख बंद करके बिजनेस में कूद पड़ो। और बिजनेस चाहे आपका कोई भी, बिजनेस आपका कोई मर्जी हो, वो फिर 10th हाउस से 7th हाउस से पता लगता है, वो थोड़ी टेक्निकल बातें हैं। ठीक है। कार्तिक जी, एक चीज मेरे को बताइए कि इससे एस्ट्रोलॉजी से हम ये भी पता लगाया जा सकता है कि हमारी कैरियर में कितनी स्टेबिलिटी रहेगी। क्या होता है कि आज की डेट में ना, जिस हिसाब से कंपनीज कह लो कॉस्ट कटिंग भी बहुत कर रही है, कंपनीज के लिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सो कहीं ना कहीं फायरिंग बहुत हो रही है, ले ऑफ बहुत हो रहे हैं इन मेनी कंपनीज। आई एम टॉकिंग अबाउट जो एमएनसीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, देयर आर मेनी कंपनीज जो आज की डेट में ऐसा कर रही हैं। सो कैरियर में स्टेबिलिटी कैसे पता लगेगी, ये चीज मेरे को बताओ आप। जब आदमी के जीवन में वो मानसिक रूप से स्टेबल होना तैयार हो जाता है ना, कि वो अब स्टेबल होना चाहता है, जी, अब स्टेबल होना चाहता है, और अगर उसकी वो एज 30 से मतलब 20 से 40 के बीच की आ रही है, तो आप निश्चित रूप से ये थॉट को ही छोड़ दो कि आपको स्टेबल होना है। आप ये थॉट को ही छोड़ दो कि आपको स्टेबल होना है। अगर आप इस एज में स्टेबल होने की बात सोचते हो, सोचते मात्र हो, तो आप अपनी ग्रोथ पे कांटा मार दोगे हमेशा के लिए। क्या वो एज बताई आपने? 20 से 40। 20 से 40 की एज। 20 से 40 की एज ऐसी एज होनी चाहिए जिसमें दिन और रात एक कर दो। 20 से 40 की एज ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर चीज ट्राई करो, हर नए स्किल को सोचो, हर नए स्किल को देखो, नई नई जगहों पर जाओ, नई नई गलतियां करो। लोग गलती नहीं करते आजकल, गलती करने से बहुत डरते हैं लोग। नई नई गलतियां करो, पाप करो नए नए, झूठ बोलो नए नए, रिपीट मत करना कुछ, ठीक है? तभी तो तब आपको समझ में आएगी, चोट लगेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा जी, और तब जीवन में परिपक्वता आएगी। और उस सारे एक्सपीरियंस के बाद जब आप किसी भी काम को, खुद के काम को करोगे, जब 40 इयर्स के बाद स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, तो ना तो आप एमएनसी के चक्कर में पड़ोगे, ना आप लोन लेने के चक्कर में पड़ोगे, ना आपको परिवार की परेशानियां सताएंगी, ना आपको ईएमआई की टेंशन होगी। हालांकि वो सारी चीजें होंगी, पर इतनी प्रौढ़ता आ चुकी होगी, इतनी मैच्योरिटी आ चुकी होगी कि ये ऊपर से टेंशन साफ हो जाएगी। ठीक है। तो कार्तिक जी, एक चीज बताओ कि जैसे अभी आपने बात करी, लोन्स की भी बात करी आपने, ईएमआई की बात करी। आज की डेट में ना एक इंसान कहीं ना कहीं ईएमआई ट्रैप्स में बहुत लग जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, लाइक
क्रेडिट कार्ड्स ले लेगा, बहुत ज्यादा डेप्ट अपने सर पे चढ़ा लेगा, अपनी लाइफ को इनहांस करने के चक्कर में ये सारी चीजें वो यूज कर लेता है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी भी बताती है कि दैट अभी तेरा टाइम खराब चल रहा है और अभी तेरे पे बहुत सारे डेप्ट आने वाले हैं, हो सकते हैं। डेफिनेटली ये 6th हाउस से पता लगता है। 6th Okay. हाउस की दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा, अब ये टेक्निकल बातें हैं सारी जो भी आप मेरे से पूछ जी। रहे हो, ये फॉर्मूलाज हैं। 6th हाउस से रिलेट करती हुई कोई भी चीज कहीं पर भी दिख जाए, वो डेफिनेटली EMI ट्रैप में फंसने वाला है। और इसकी कोई रेमेडीज वगैरह बता सकते हो, किसी के साथ, किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो रहा है अगर तो? इसकी रेमेडी वही है कि जो प्लैनेट आपका 6th हाउस में बैठा है, जी जैसे मैं सभी प्लैनेट्स की बता देता हूँ। चलो। सूर्य अगर छठे भाव में बैठा हो, कर्जा अगर आपके सर पे होता जा रहा है, तो आप संडे को सांड को गुड़ खिलाना शुरू कर दो। ठीक है। पहली चीज। चंद्रमा छठे भाव में आता जा रहा है, व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाएगा, मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसी चीजें अगर होने लग जाए तो वो मेडिटेशन करना शुरू कर दे। ओके। चंद्रमा के जाप कर ले, रुद्र अभिषेक करे, महामृत्युंजय जाप करे। मंगल अगर छठे भाव में आ जाए, पुलिस से बच के रहे। ओके। हाँ, ठीक वो होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी। दुश्मनी भी अच्छी। ये उन्हीं लोग, वही लोग कहते हैं जिनके छठे भाव में मंगल होता है, कि ये दोस्त बन के कटते हैं बहुत बुरी तरह। ओके। मंगल जब भी छठे भाव में आ जाता है, और इसको जमीन ले लेनी चाहिए लोन लेकर, क्योंकि EMI तो देगा ही वो, बट एट द सेम टाइम उसकी प्रॉपर्टी भी तो बन जाएगी। हाँ, जब लोन देना ही है तो किसी अच्छी जगह दो ना, जहाँ पे हाँ। आपका फायदा हो। हाँ, ठीक है। बुध आ जाए, अपनी बहन को पैसे देने शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है। बिजनेस लोन लेकर करो, चाहे आप करोड़पति हो, आपको लोन लेकर ही बिजनेस करना है। बुध अगर छठे भाव में आ जाए, गुरु आ जाए छठे भाव में, आप वो इंसान हो जाओगे जो चोट खाकर ही सीखेगा। ठीक है। गुरु छठे भाव में जाने के बाद में कभी कोई व्यक्ति लोन नहीं लेता, बीमार नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता इसका। ठीक है। ठीक है। ये एक तरह से वरदान होता है, बट इसका एक नुकसान भी होता है कि जो एक्सपीरियंसेस उसको दूसरों के अनुभव से मिलने वाले थे, अब वो चोट खाकर सीखेगा। हर ग्रह का हर प्लेसमेंट पर एक बड़ा फायदा है और एक बड़ा नुकसान है। हमारे हाथ में है कि हम उसका क्या चीज लेना चाहते हैं, क्या एस्पेक्ट देखना चाहते हैं। वैसे ही शनि आ गया। शनि छठे भाव में जाने के बाद में छोटे तबके के जो लोग होते हैं, जैसे स्वीपर्स हो गए, छोटे तबके से मेरा मतलब है कि रोज जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जी समझ गया। तो उन लोगों की सेवा करे, उन लोगों का कभी अनिष्ट ना करे, कभी भी बार्गेनिंग ना करे ऐसा आदमी, वरना ऐसे चक्कर में फंसेगा ना वो लोन के, ऐसे चक्कर में फंसेगा। सब्जी वाले से 10 रुपए तुड़वाने के लिए हाँ हो जाएगी, पर लोन में वो बहुत ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा दे देगा, किस्तें बाउंस होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक। शुक्र छठे भाव में आ गया, गर्लफ्रेंड पर पैसे लेकर खर्चा करना शुरू कर दे। ठीक है। ये थोड़ा सा तरंगी सा था आंसर, क्योंकि शुक्र है, जी। शुक्र छठे भाव में, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, कर्ज का है, ओके। ऋण का है। अब शुक्र आपका होगी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड पर कर्ज लेकर पैसे खर्च करना शुरू कर दो। उससे होगा क्या, उससे आपका पैसा, जो आपने देखा है कि कई लोग पार्टी करने चले जाते हैं, लोन लेकर ट्रिप्स पर चले जाते हैं, राइट। देखे ऐसे लोग? बहुत लोग। ये वो लोग होते हैं। ठीक है। समझे? तो उस जगह पर ज्यादा पैसा फूकोगे, उससे बढ़िया भाई लोन लेके या कुछ भी गर्लफ्रेंड को फोन दिलवा दे जिसकी EMI तू भरे। तो कहीं ना कहीं लोन के फायदे भी हैं। हाँ, ऑफ कोर्स फायदे हैं। गॉट इट, गॉट इट। राहु छठे भाव में आ जाए, जी। राहु कहता है कि जो मर्जी काम कर, जो मर्जी, दुनिया अगर 100 मेहनत कर रही है तो तेरे को 10 में दिलवा दूंगा वो चीज। ये राहु का फायदा है छठे भाव का। तो उसको क्या करना चाहिए, चीटियों को कुछ ना कुछ डाल देना चाहिए। इसलिए बेफालतू, तेरे को, आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप लोन लेकर कोई ना कोई काम कर लो। ठीक है। जरूरत नहीं है लोन की, मैं सफिशिएंट हूं, मेरे घर पे वॉशिंग मशीन आ गई, मैं कैश में लेकर आ सकता हूं, मैं लोन पे ले आया, ये काम कर दो। केतु, केतु छठे भाव में जाता है तो संतान की हानि कर देता है। अपने बच्चे को लोन से पढ़ाना शुरू कर दो, एजुकेशन लोन ले लो अपने नाम से, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे पर पैसा खर्च करना शुरू कर दो, वरना आप जितना पैसा कमाओगे सारा बीमारी पर लगेगा बच्चे की। और ऐसे देखे हैं मैंने लोग,
कि बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, अब या तो हमारे चोरी हो जाती है, या हमारे कोई नुकसान आ जाता है, या कोई चीज खराब हो जाती है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये हम उन हाउसेस के उपाय कर करके, इन चीजों को कर करके वो एक तरह से बंद कर लेते हैं, पर वही तो आउटफ्लो है। आपको सिर्फ यूज चेंज करना है। मैं ये बताना चाहता हूं, ज्योतिष ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती है कि आपने कोई, मेरे लोन ना हो कभी, क्यों ना हो लोन, बड़ी बड़ी कंपनी सारी लोन से तो चल रही है, लोन से क्यों डरना। बस कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आना चाहिए, आपको समझ आपको एजुकेशन होनी चाहिए उसमें। राइट सर, ठीक है। ये समझाने की कोशिश बहुत ही सुंदर तरीके से आपने चीजें बताई, खासकर प्लैनेट की जो इंपॉर्टेंस आपने बताई है डेप्थ से रिलेटेड, कि डेप्थ अच्छा भी होता है, बट इसको वही आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपकी एजुकेशन कितनी है, जिससे कि आप इन चीजों को हैंडल कर पाओ। और लोग नहीं होते इतने एजुकेटेड, तभी वो इन चीजों ट्रैप में फंस जाते हैं, तभी वो दुख भोगते हैं। क्यों नहीं हो रहे एजुकेटेड? कोई मना कर रहा है इनको? रील्स पे भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। क्यों नहीं हो रहे? कहाँ एजुकेशन की? आज इंटरनेट हमारे हाथ में है, दुनिया में इतना ज्ञान है जो एक क्लिक पर हमारे पास है, पर फिर भी हम सारी बेकार चीज ही सर्च करेंगे, ये अपने आप आ जाएगी हमारे पास। बिल्कुल सही। चलिए, आपने बहुत अच्छी भी बात करी कैश की। कुछ मैं आपसे ऐसी रेमेडीज पूछना चाहूंगा। देखिए, आज की डेट में क्या होता है, समस्या ही लोगों के पास यही होती है कि पैसे की या प्यार की, ये कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज है जिसकी वजह से इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, पैसे के पीछे भागता है, प्यार के पीछे भागता है, वहीं उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है। चलो पूरी जिंदगी निकल जाती है। मेरे को एक चीज बताओ कि एक इंसान ये कैसे पता लगाया जा सकता है उसको कि यार उसकी लाइफ में ना कैश फ्लो आने वाला है, अगर उसकी ये प्लैनेटरी पोजीशंस हैं तो? सबसे पहली, अगर कुंडली के अंदर शुक्र 11वें स्थान पर बैठा है, ओके, या 12वें स्थान पर बैठा है, ये अब स्थान की टेक्निकल बात है थोड़ी सी, बट जो आपने पोजीशंस पूछी हैं वो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, या फिर शुक्र सेकंड में बैठा है, तो जिंदगी में कभी भी आपको पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं से अपने आप आएगा। चिंता ही नहीं करनी चाहिए। आपकी जेब में 10 रुपए नहीं है, पर शाम को पार्टी हो गई तो उसके पैसे का जुगाड़ अपने आप होएगा। अच्छा जी। ये 3 पोजीशन मैंने आपको ऐसी बताई है। और कमाल की बात यह है, अगर ये व्यक्ति चिंता करता है तो इसको टके टके के लिए मोहताज कर देगा वो शुक्र। तो कहीं ना कहीं ये जो भी आपने बताया शुक्र, तो शुक्र ही डायरेक्ट मनी से रिलेटेड है, इतना तो मेरे को समझ आ रहा है। नहीं, सिर्फ शुक्र ही नहीं है, सूर्य में भी पैसा कमाते हैं लोग। सरकारी नौकरी में क्या पैसा नहीं होता? चंद्रमा कैश फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करता, बुध पैसे को रिप्रेजेंट नहीं करता। वास्तविकता में कैश का जो हाउस होता है वो आपका सेकंड हाउस होता है, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाए तो। बट क्योंकि लोगों को समझ आसानी से शुक्र आ जाता है कि शुक्र ऐश्वर्यवान है, शुक्र लग्जरी का कारक है, ये चीजें समझ में आ जाती है, तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स ने पॉडकास्ट वगैरह के माध्यम से बताना ये शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारा शुक्र को मजबूत करो, शुक्र को, एक ढर्रा चल गया, एक्टिव करो तो ये कर लीजिए। हाँ, वो एक ढर्रा चल गया। ठीक है, तो मतलब बाकी प्लैनेट्स की भी इंपॉर्टेंस है, पूरी इंपॉर्टेंस है, पूरी इंपॉर्टेंस। सिर्फ शुक्र ही रीजन नहीं होता जी। इसका मतलब शुक्र अगर सिर्फ पैसे के लिए होता, जिसकी महादशा नहीं शुक्र की, अंतर नहीं, प्रत्यंतर नहीं, प्राण नहीं, सूक्ष्म नहीं, ये तो दशा की नाम लिए मैंने, गोचर में शुक्र कहीं नहीं आया हुआ जहां प्लैनेटरी पोजीशंस हो, जहां पे लाभ स्थान का 11th हाउस या सेकंड हाउस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा गोचर में, तो इसका मतलब वो कंगाल रहेगा, उसके पास पैसा आएगा नहीं। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब आदमी कमाने लगता है, जैसे 21-22 साल की उम्र में आजकल पैसे कमाने लगते हैं लोग, तो 21-22 साल की उम्र से लेकर 45-50 साल तक उसका शुक्र ही ना है, या शुक्र ही चलता रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलत है ना, इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही। और ये कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि अगर शुक्र को एक्टिव करना है तो अपनी वाइफ को खुश रखो। अब जिसकी वाइफ ही नहीं है वो क्या करे इंसान? वो लड़कियों को खुश रखे जो उनके साथ उसकी गर्लफ्रेंड हो, या गर्लफ्रेंड्स हो। अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूं, देखो, बुध होता है जो नवजात बच्चा होता है, बच्ची जिसके पीरियड्स नहीं आए होते मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले तक, वो है बुध, उसको हम बुध के रूप में देखते हैं। जब हम उसके पीरियड्स आने शुरू होते हैं, प्लस जब तक उसको संतान नहीं हो जाती जी, वो फेज होता है शुक्र का। ओके, उसको फिर जो व्यक्ति होता है उसको हम शुक्र रूप में देखते हैं। संतान होने के बाद में उसको हम चंद्रमा रूप में देखते हैं, उसकी सारी उम्र के लिए। ठीक है, ठीक है। अब
आपको क्या किस फेज का व्यक्ति से काम है? शुक्र से। शुक्र से काम है। अब शुक्र को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति का उचित सम्मान करो। ऐसा नहीं कि सर पे बिठा दिया जी। उचित सम्मान करो। दूसरा, उस व्यक्ति को जैसे रिस्पेक्ट होती है ना, कि आप पीछे से उसकी बुराई ना करो। किसी भी लड़की की बुराई नहीं करनी चाहिए पीछे से, तो खास तौर से जी। और जैसे उसका मतलब मान बढ़ाने की कोशिश करो, तो आपका अपने आप शुक्र इंप्रूव होता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं एक चीज मेरे को बताओ कि सिर्फ ऐसा क्यों कहा जाता है कि शुक्र को एक्टिव, चलो ठीक है आपने फ्रेज भी बता दिया मेरे को क्या एज होती है वो, कि आप लड़कियों को खुश रखो, लेकिन ये बताओ ना, अगर लड़कियों को अपना शुक्र एक्टिव करना, लड़कियों के लिए क्या शुक्र होगा? लड़कियों के लिए ये होता है कि वो खुद को ब्यूटीफाई करके रखें। शुक्र एक्टिवेट करने के मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लड़कियों को, लड़कों के लिए भी होता है कि आप आयरन करे हुए कपड़े पहनो। ठीक है। ठीक है, अपनी अलमारी को बिल्कुल साफ सुथरा रखो, अपने बेड को बिल्कुल साफ सुथरा रखो, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखो। जैसे एक राजा रहता है ना, जी। ऐश्वर्यवान जी। वैसे रहो। फिर देखो आपको शुक्र की क्या कृपा मिलती है। फिर आप चाहे किसी का सम्मान करो चाहे ना करो, अपने आप सम्मान होगा हर चीज का। गॉट इट। खुद ही आप ऑर्गेनाइज रहोगे, खुद ही आप अपने आप को रिस्पेक्टफुल फील हाँ, कराओगे, तो हर डेफिनेटली एक लड़की शुक्र नहीं होती। जैसे जो शुक्र मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं होगा, जो आपका शुक्र है वो मेरे लिए शुक्र नहीं होगा। जी। एक ओवरऑल चीज मैं देख सकता हूं, पर हर लड़की में शुक्र देखने लग जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा? बिल्कुल सही। समझ आ रही है? तो वही चीज होती है। तो शुक्र मेरा शुक्र है, वो मेरी लग्जरी, मेरी ऐश्वर्य, मेरा सब कुछ मेरी वाइफ से ही पता लगेगा। मैं तो बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहा हूं, बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूं, मेरी वाइफ घर के काम कर रही है, बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, तो अब मेरा शुक्र अच्छा होगा या खराब होगा? खराब हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके हाथ फटे हुए हैं, उसके हाथ कटे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो कितना ही कुछ आ जाए वो नहीं चलेगा। बहुत सही, बहुत सुंदर। समझे? तो आप अपनी वाइफ को ठीक है, खुश रखो, उचित सम्मान दो, उचित दर्जा दो। और बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट आने लग गया आजकल कि स्पेसिफिकली मिडिल क्लास और टिपिकल मैन सोसाइटी में जी। क्या होता है कि हम लोग है ना चाहते हैं कि हमारा एक असिस्टेंट हो। ठीक है, कि मैं जा रहा हूं, अच्छा मैं जाना चाहता हूं यहां से, तो एक जना मेरा फोन उठा ले, एक जना मेरा दूसरा फोन उठा ले, मेरा बैग उठा ले, वहां से मेरे लिए कपड़े पैक कर दे, मेरे बोलने से ही कि भाई मेरे कपड़े पैक कर दियो। मैं पहुंच गया तो मेरे खाने लगा दे, मेरे खाने का इंतजाम कर दे। वो असिस्टेंट हुआ ना। ठीक है, अब मैं इतना ऐश्वर्यवान हूं कि अपने लिए असिस्टेंट अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैंने कर लिया अफोर्ड। मैं एक राजा हूं और मैंने असिस्टेंट अफोर्ड कर लिया। पर हर कोई राजा नहीं होता। मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, अपनी वाइफ को अपना असिस्टेंट मानने लग जाता है। बहुत बहुत सही बात कही आपने। अपनी वाइफ को अपना असिस्टेंट मानने लग जाता है, और फिर सोसाइटी उसको कहती है ये तो तेरा फर्ज है कि तेरी वाइफ है तो यही करेगी वो। वाइफ है, वाइफ को ही समझाई जाती है बात। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ठीक है। ठीक है, बहुत सही। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब वाइफ को समझाया जाता है सास के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा, उसके इनलॉज के द्वारा, कि यही तो काम है तेरा, और क्या काम है? पति का नहीं करेगी तो और किसका करेगी? मेल ईगो में डाला जाता है, पत्नी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? जो व्यक्ति प्रेम के संबंध के लिए, अब पति पत्नी में हो क्या रहा है, औपचारिकता वाले संबंध सारे हैं, शारीरिक संबंध है, आप डिमांड्स पूरी करवा लो, एक तलाक लेने चले जाओ सर आप, तो उसमें आपको दुनिया जान की एलोमिनी जो भी चीजें होती है वो सब देना पड़ता है। ठीक है, दुनिया जान की प्रॉपर्टी साइन करवा लेती है, सारी आदि चीजें ले जाती है। और प्रेम का क्या हुआ, जो मेन असेंस था तुम्हारी शादी का, तो वहीं खत्म हो गया था। उन्हीं बातों में जब वो बातें शुरू हो गई थी, शायद वो प्यार वहीं खत्म होना स्टार्ट हो गया था। और मतलब लड़की अगर खुश होकर करे कि भाई मैं, जैसे भगवान को सजाते, लड्डू गोपाल को घर में सजाते हैं, लड्डू गोपाल के लिए ड्रेसेस भी चेंज करते हैं, लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है, उठाया भी जाता है, सुलाया भी जाता है। उस भावना से, उस ममत्व की भावना से अगर वो पत्नी पति को इतना सम्मान दे पा रही है तो बहुत शुभ बात है, बहुत ही शुभ बात है।
महात्मा गांधी की वाइफ जो थी वो बोलती थी कि महात्मा गांधी मेरे एक बेटे हैं। मतलब ये एक लड़की का पूर्ण तत्व होता है कि वो पति में पुत्र को देख ले, पति में वो पुत्र को देख ले, वो लड़की पूर्ण हो जाती है। मतलब यूं मान के उसका ममत्व जो उसके अंदर रियलिटी में जो फीमेल पार्ट है ना, वो ममत्व है कि अल्टीमेटली उसको चंद्रमा बनना है। बुध से शुरू हुई, शुक्र बनी, शुक्र से चंद्रमा बनी, तो अल्टीमेटली उसको चंद्रमा बनना है। ठीक है, तो वो जो चंद्रमा है वो उसका पूर्ण हो जाए, वो बात होती है कि एक लड़की के अंदर जब ये भाव उठ जाता है अपने पति के लिए, तो फिर पति के लिए कुछ मर्जी करती रहे। वो पति को भी उसका उचित सम्मान करना चाहिए। अगर ये चीजें करते हैं पति पत्नी आपस में कि उचित सम्मान दे रहे हैं एक दूसरे को, और मैंने कहीं पढ़ा था कि दो रिश्तों को कैसे होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कहां पढ़ा था मैंने। एक स्टोरी है, किस व्यक्ति के मैं बारे में बताता हूं। एक स्टोरी है कि एक लड़की अपने प्रेमी को कहती, उपन्यास है रविन्द्रनाथ टैगोर का। अच्छा जी, ठीक है। तो वो एक लड़की कहती है कि मैं तुमसे शादी करती हूं, तुम मुझसे शादी करो, कंडीशन सिर्फ एक है, तुम दरिया के इस तरफ रहोगे, मैं दरिया के उस पार रहूंगी। ठीक है, आगे। ठीक है, मेरा जब मन करेगा मिलने आने का तब मैं मिलने आऊंगी, जब तुम्हारा मन करेगा मिलने आने का तब तुम मिलने आना। जब मैं तुम्हें संदेशा भेजूं और तुम्हारा मन ना हो, तुम बिल्कुल मत आना। जब तुम मुझे संदेशा भेजो, मैं तुम्हें, मेरा मन ना हो तो मैं नहीं आऊंगी। इतनी आजादी, इतनी फ्रीडम और इतना संबंध, इतना प्रेम जब दो व्यक्तियों में होता है, वो कहलाता है पूर्ण प्रेम। इतनी फ्रीडम भी देनी चाहिए, इतना घुसना भी नहीं चाहिए। जो आजकल लड़कियां जो है वो भी तो कम नहीं है ना, वो भी तो फोनों में घुसे जा रही हैं कि लड़के को क्या कर रहा है, कहाँ था, क्या कर रहा था, लोकेशन शेयर कर, किससे बात करी, क्यों बात करी, ये भी तो चीजें चल रही है ना। तो लड़कियों को भी ये चीज समझनी चाहिए और लड़कों को भी समझनी चाहिए। बिल्कुल, तो मेल ईगो भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, वही, ये दोनों तरफ से गेम है कि अगर मुझे, जैसे वो नहीं होता दो पिलर हैं जी, और एक उसके बीच में एक मतलब पुल है, तो वो पिलर एक दूसरे से कितना दूर है, वो इतने दूर है कि अगर पास आ जाए तो पुल गिर जाए, अगर दूर चले जाए तो पुल गिर जाए। तो एक डिस्टेंस भी बना रहना। हाँ, डिस्टेंस भी बना रहना चाहिए और एट द सेम टाइम दोनों साथ में भी रहने चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, यौगिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक रिश्ता जिससे आप शुक्र को ठीक कर सकते हो, जिससे आप अपने ग्रहों को, अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कार्तिक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ की ना कुंडली, चलो ओके है, बढ़िया चल रही है, उन्होंने मिलवाई भी थी अपनी शादी करने से पहले, कुंडली के गुण भी काफी अच्छे मिल रहे हैं उनके, लेकिन क्या होता है उसके बाद भी उनकी लाइफ में क्लैशेस होते हैं, उसके बाद भी उनकी लाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में नहीं बनती, आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते वो, और वही शायद रीजन हो जाता है कि वो उनका जो संबंध है वो डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। क्या वो एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से ये क्लैशेस होते हैं? देखो, कुंडली मैच जब भी करवाते ना, इस जवाब का मैं 2-3 तलों पर आंसर दूंगा जी। पहले तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं बता देता हूँ कि कुंडली मैच करवाना इंपॉर्टेंट होता है। ओके। बट अगर आपकी लव मैरिज है और 5 साल हो चुके हैं आपके लव को, तो आंख बंद करके शादी कर लो। ओके, पहला एस्पेक्ट ये। ठीक है। लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज है, तो कुंडली मैच करवाओ। इंडिविजुअल कुंडली देखो कि इस कुंडली की क्या कमी है, इस कुंडली की क्या खासियत है, क्या ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे को पूरक कर रही है, इस एस्पेक्ट से देखो। कुंडली मिलान तो बाद में होगा, पहले इस एस्पेक्ट से देखो। लड़की की कमियां, लड़का सुबह मान लो लेट उठता है, लड़की भी लेट उठने वाली हो तो फिर तो बनी बात। लड़की जल्दी उठने वाली है ताकि पीछे से इसका काम संभाल ले, या वो भी इसके चक्कर में जल्दी उठ जाए, पूरक कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर ऐसा है तो फिर इनकी शादी होनी चाहिए। ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल तरीका। फिर कुंडली अगर मान लो कि जैसे शादी हो चुकी है और उसके बाद में इनके संबंधों में खटास पैदा हो रही है जी, संबंधों में दिक्कत आ रही है, तो आप देखना कहीं ना कहीं लड़की एडजस्ट नहीं कर पाती। स्टार्टिंग के 3 साल लड़के की फैमिली में उसकी सास उसको बोलती है, उसके देवरानी जेठानी हो तो वो शुरू हो जाती है,
और अगर इन केस लड़का बीच में बोल गया बहू के और अपनी माँ के, तो बस फिर लड़के की लग गई। ठीक है, समझ गए? लड़के के हालत खराब हो गई, अब वो पिसना शुरू करेगा। तो लड़के को तो सबसे पहले ये एडवाइस है कि वो बिल्कुल ना बोले, क्योंकि ये महिला है, आपकी माता भी और आपकी वाइफ भी, ये दोनों 1 घंटे बाद एक हो जाएंगे। पर अगर आपने किसी एक का साथ दे दिया तो वो एक तो होंगे ही, पर आपका जीवन दूभर कर देंगे। ठीक है। तीसरी बात, जब दो रिश्तों के अंदर किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू होता है, ये बात मैं कह रहा हूं वाइफ की मदर को, वाइफ के दोस्तों को, या हस्बैंड के मदर को, हस्बैंड के दोस्तों को, जब दो व्यक्तियों के अंदर जब बाहर वालों का एडवाइस शुरू होता है, तब वो रिश्ता नहीं बचता, या उस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइजेस होने शुरू हो जाते हैं। एथिक्स समझाओ, हमारे घर के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं वो समझाओ, हमारे घर के रीति रिवाज क्या है वो समझाओ, हमारे घर में कब क्या चीज होती है वो समझाओ, पर बाउंड मत करो किसी भी चीज के लिए कि तुम यही करोगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी ये लिमिटेशंस है, वो सब बाउंड मत करो। पहले हुआ करता था ऐसा कि बहुत इनसिक्योरिटी हुआ करती थी, आस पड़ोस में लोग निकल नहीं सकते थे, डाकुओं का 50 तरह की दिक्कतें थी, बट आज के टाइम पर नहीं, आज के टाइम पर सेफ्टी है। राइट, टोटली एग्री। ठीक है, तो आज के टाइम पर लड़का और लड़की दोनों को फ्रीडम दो जी, और लड़का लड़की दोनों को समझ भी आनी चाहिए ये बात कि अगर आपको फ्रीडम मिल रही है तो उसका गलत फायदा ना उठाओ। ठीक है। अब कार्तिक जी, ये तो चलो आपने एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी समझा दिया मेरे को, पर्सनल एस्पेक्ट भी समझा दिया। अब लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसे दोष भी होते हैं, जैसे मंगल दोष है, ये ऐसे दोष भी इम्पैक्ट डालते हैं एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है? डेफिनेटली डालते हैं, वो कुंडली मिलान के टाइम पर बात आ जाती है। ओके। कि अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल दोष है, मंगल दोष का अर्थ क्या हुआ कि इस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, इस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा ज्यादा है, एक थका थका रहता है और एक बहुत एनर्जी के साथ रहता है, बोल्ड किस्म का है, बेबाक है, वो मांगलिक दोष है। मंगल दोष का टेक्निकल मतलब ये होता है। अब मंगल दोष का मतलब ये थोड़ी है कि उसके खून ब्लू कलर का निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। खून तो उसका रेड कलर का ही रहेगा, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप मेरे से प्यार से बात करो, मैं खाने को दौड़ू बार बार, कितनी बार सहन करोगे? उसका इलाज ये है कि जिसके अंदर मंगल दोष है वो अपने अंदर पेशेंस को लेकर आए जी। जो मंगल दोष सहन करने वाला पर्सन है वो बालक समझ के माफ कर दे कि यार छोड़ना, कि ये तो ऐसा ही है, बोलता रहता है फालतू में, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करे। और मैरिड लाइफ के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन उपाय बता रहा हूं आपको। जी बिल्कुल, बताइए। 60 ग्राम्स की 2 चांदी की ईंटें, ब्रिक, अपने कपड़ों में रख लो, अलमारी में अपने कपड़ों में रख दो। हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के? वाइफ अपने कपड़ों में रख, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया हो अगर वो चांदी उसको उसकी माता ने दी हो। ओके, ठीक है, पहला तो उपाय ही हो गया। दूसरा, जिसके घर में बहुत कलेश रहता हो, कलेश का मतलब समझते हो, एक तो होते है नोक झोंक, एक होता है कलेश, प्रॉपर कलेश, खाने पर बैठे हैं सारे, बात नहीं होगी, अब लड़ाई होगी। ठीक है, ऐसे में क्या करो आप, वाइफ या जो भी घर में लास्ट जो भी काम करे, जिसने गैस स्टोव का काम करना होता है, स्टोव पर आखिरी चीज बनाने के बाद कच्चे दूध का छींटा मार दो, उसके बाद वो स्टोव ऑन ना करे, इन केस करना पड़ जाए फिर मार दो। ठीक है, ऐसा करो आप हर रोज, धीरे धीरे घर में शांति आनी शुरू हो। मतलब फैमिली में जो भी कलेश भी हो रहे होंगे या क्लैशेस हो रहे होंगे वो कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मानसिकता बदलनी पड़ेगी। उसके लिए तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग बहुत रिजिड थे वो थोड़े स्मूथ होने शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली जो रेमेडी है मेडिसिन का काम करती है एक तरीके से। हाँ, ये कह सकते हर रेमेडी, हर वैदिक रेमेडी मेडिसिन का ही काम करती है। लाल किताब के टोटके, इंजेक्शन, इंसुलिन, इनका काम करते हैं। ओके, गॉट इट। करेंगे हम लाल किताब के बारे में बात, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे नहीं तो मेरे को। चलो एक चीज आप मेरे को समझाओ कि फैमिली रिलेशंस की अगर हम बात करें, क्लेश जैसे फैमिली में होते हैं, ठीक है, आपस में भाई बहन सबकी लड़ाइयाँ होती है,
लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली में जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो किसी ना किसी प्लैनेट को वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं। लाइक हमारे फादर हो गए हमारे मैं सूर्य, बता मदर हमारी चंद्रमा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आदमी अपने पिता के पांव छुए सूर्य ठीक हो जाता है। सिर्फ पैर छूने से? सिर्फ पैर छूने से। पैर छूने के लिए सर बहुत दिल में है ना हिम्मत चाहिए। आज की डेट में हाँ, रियलिटी है। समझ आई कि मैं अपने बाप के पैर छू कैसे लूं जो मेरे को सारे दिन खाऊ फाड़ू करता है, जो मेरे को सारे दिन डराता रहता है, धमकाता रहता है, डांटता रहता है, मारता रहता है, मेरे हक की चीज मुझे नहीं देता, मैं उसके पैर छू कैसे लूं? पिता के पैर छूने से सूर्य ठीक हो जाता है। पिता से मार खाने से सूर्य ठीक हो जाता है। पिता से गाली खाने से, पिता अगर गाली दे बच्चे को, जिंदगी में समाज कभी गाली नहीं देगा ऐसे व्यक्ति को। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आप। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। चंद्रमा माता के पैर छूने से और माता को पानी देने से, माता ने पानी मंगाया, पानी पकड़ा दिया। कभी मम्मी थकी हुई है, रसोई में काम कर रही है, एक गिलास पानी दे दिया, पिला दिया, बिठा के पिला दिया। ऐसा करने से आपकी मानसिक शांति हमेशा के लिए स्टेबल हो जाती है। बहुत सुंदर, ठीक है। सिर्फ ऐसा करने से। चंद्रमा ठीक, सूर्य ठीक। भाई जो होता है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है आपके मंगल को। ठीक है। भाई से जितना प्रेम से बात करो, जितना प्रेम से बात करो, अच्छा भाई से जितनी लड़ाई करो, हाथापाई वाली लड़ाई कह रहा हूं मैं, चाहे उम्र कोई भी हो आपकी, चाहे 50-50 की हो, भाई से जितनी लड़ाई करोगे उतना मंगल स्ट्रांग होगा। ये ऐसी कैसी रेमेडी बता रहे हो आप? ऐसे तो हर भाई लड़ने लग जाएंगे। हाँ लड़े ना, बचपन में लड़ते तो थे पर कभी घर नहीं फटे थे। आज की लड़ाइयां लेकिन अलग लेवल की, आज की लड़ाइयां साइलेंट वॉर है, एक्सप्रेसिव नहीं है। हम, मेरे को मेरे भाई से अगर चिंता है, मेरे को मेरे भाई से अगर वैर है, तो मेरे मन में ही रहेगा, वो मुंह पे नहीं आएगा, और मैं आराम से कन्नी काट लूंगा उससे। एक्सप्रेसिव का है। मजा तो तब है जब मैं कुछ काम कर रहा हूं और मेरा भाई पीछे से आके मेरे मुक्का मार दे, तब है प्रेम। तो वो राइट है ना मारने का? हाँ, हक है वो। समझ आई? बहन, बुध, मंगल ठीक को कैसे होगा बता दिया। बता दिया आपने। बुध, ठीक है। बहन के साथ कभी भी हाथापाई मत करना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। बहुत सही, बहुत अच्छी बात। कभी भी हाथापाई नहीं करते। बहन के साथ आप क्या कर सकते हो, बहन के साथ आप चेस खेलना शुरू करो। बुध अगर आपको बुद्धि को अगर स्ट्रांग करना है ना, बुद्ध को अगर स्ट्रांग करना है, तो उसके साथ प्लानिंग करके घर की स्थिति को इंप्रूव करने की कोशिश करो। चेस में हम क्या करते हैं, दिमाग लगता है बहुत। क्यों लगता है? एक ही एस्पेक्ट में लगता है। मुझे प्यादा बन के भी सोचना है, मुझे राजा बन के भी सोचना है, मुझे हाथी बन के भी सोचना है, और उसी के अनुसार सभी चीजें फिट करनी है ताकि मैं सामने वाले को हरा सकूं जी, या अपने किसी जगह को बचा सकूं। ठीक है, ठीक है। बहन के साथ आप अपने घर की प्लानिंग करो कि यार मम्मी की तबीयत खराब चल रही है इन दिनों, तो तू और मैं मिलके क्या कर सकते हैं ऐसा। इस तरह की प्लानिंग करने से बुद्ध जिंदगी में कभी आपको कपटी नहीं बनाएगा। बुद्ध जिंदगी में कभी आपको धोखा नहीं लगने देगा किसी से भी। समझ आई? ठीक है। इनर गुड पॉलिटिक्स, राइट। जो दौरानी जेठानी करती है ना, जो बैड पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको हम, घर फड़वाने की बातें बोलते हैं हम, जिनको भाई और बहन मिलके ये काम करें, और वो जो घर में कोई भी समस्या होती है वो खत्म, उसको सॉल्व करें। ठीक है। चुप रहने से अच्छा है सॉल्व करें, बात करें उसके लिए। जुपिटर आपके पिता से बड़े लोग जितने भी हैं, चाहे आपके ताऊजी हो, चाचा, दादा हो, चाचा छोटे होंगे, ताऊजी तो आपके बड़े होंगे। ठीक है, ठीक है। ताऊजी, दादा, ये आपके जुपिटर है। बड़ों का सम्मान करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। जितने भी लोग हो सबका सम्मान करो, हमेशा सिर झुका कर रहो। जितना हो सके अपने सिर को उनके पैर के अंगूठे पर टच करो। आजकल तो पैर छूने का स्टाइल ही कुछ अलग हुआ पड़ा है। नीचे तक ही नहीं जाते हो, हाँ, खड़े खड़े ही चलते हैं सारे काम। ठीक है, वो जितना झुकोगे उतना सीख पाओगे। आखिरी चीज आपने कब सीखी थी, क्या सीखी थी? आदमी सीखना बंद कर चुका है सर। ठीक है, अब कोई समझता ही नहीं कि आपसे ज्यादा किसी को आता है। कौन समझता है? इसीलिए कलेश है।
इसलिए लड़ाइयां हैं। हर कोई समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, सीखना कोई नहीं चाहता। जुपिटर ऐसे खराब होता है और ऐसे ठीक होता है। झुक के रहो, अपने बड़ों का सम्मान करो, आदर करो, डेफिनेटली आपको जुपिटर ठीक हो जाएगा। हाँ, वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उच्च हो नीच हो, वो सब सेकेंडरी बात है, बेकार बातें हो सारी। प्राइमरी ये है। ठीक है। शुक्र, जब तक तो आपकी शादी नहीं हुई है तो अपनी महिला मित्रों को उचित सम्मान दो। दूसरा, अपने जीवन को ऐश्वर्यवान तरीके से जियो जी। तीसरा, शादी होने के बाद अपनी पत्नी को हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ चीज गिफ्ट करो, कुछ ना कुछ चीज गिफ्ट करो। उसको एहसास दिलाओ कि तू वो ट्रॉफी नहीं है जिसको जीत के मैंने स्टेज पे सजा दिया, तू वो व्यक्ति है जिसको मैं हर रोज जीतना चाहता हूं। समझ गए? उसको एहसास दिलाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब आप एहसास दिलाना बंद कर देते हो तो आपका शुक्र खत्म होता चला जाता है। जितना एहसास दिलाते रहते हो रोज की रोज, रोज की रोज, रोज की रोज, उतना वो प्रबल होता चला जाता है, तो उसके भाग्य से आपको चीजें मिलनी शुरू होती है। क्या बात है। शनि, आपके घर में कोई हाउस हेल्प होती है, मेट्स हो गए इनके, ठीक है, जमादार हो गए जो घर से कचरा लेकर जाते हैं, मेड्स हो गई जो घर पे सफाई का काम करते हैं, जो घर में खाना बनाते हैं, वो लोग हो गए, उनको सम्मान दो, शोषण ना करो, सम्मान दो। ये समझो कि वो भी व्यक्ति हैं। समझे? राहु, आपके दोस्तों से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, जितना हो सके अपना दोस्तों के साथ समय बिताओ, जितना खुल के हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शैतानियां करो, लड़ाइयां करो, झगड़े करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, एडवेंचर ट्रिप पर जाओ, पैसे खर्च करो, पार्टियां करो, शराब पियो, सिगरेट पियो, पर दोस्तों के साथ ही। और वही आपका सर्कल होना चाहिए, उससे बड़ा सर्कल मत बनाने की कोशिश करना। आदमी को यह भी नहीं पता होता कि उसको कितने लोगों के आगे खुलना होता है। दिक्कत यहां फंसता वो यहां है। मेरे को सिगरेट पीनी है मेरे गिने चुने 4 लोग होंगे जिनके आगे मैं सिगरेट पीऊंगा, बाकी दुनिया में किसी को नहीं पता होगा कि मैं सिगरेट पीता हूं। एक एग्जांपल है बेसिकली, ठीक है। हाँ, ये एग्जांपल है, कोई मान ठीक है, समझ गए? तो राहु ये करता है आपके साथ। राहु आपके एंटरटेनमेंट है। राहु आपको कहता है कि भाई तू चिल कर, और राहु आपके दोस्त हैं। राहु ही आपके एक दिन अचानक से काम आ जाता है कि घर पे कोई बीमार है, कोई नहीं है, दोस्त पहुंच गया फौरन। ये राहु काम करता है। आखिरी प्लेनेट हुआ केतु। केतु आपको कहता है कि जितने जीव जंतु है ना तेरे घर पे आश्रित, सुबह सुबह उठ के रोटी डाल कौवे को, कुत्ते को, गाय को, गोग्रास जो निकलता था, कुत्ते के लिए जो निकलता था, पशु जो आप पालते हो, वो सब केतु की कैटेगरी में आते हैं। उनकी सेवा करो, ये चीजें बताते हैं। तो ये 9 ग्रह होते हैं कि जिनकी आप अगर काम कर लो तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। एंड डेफिनेटली लोग भी समझ चुके होंगे कि हमारे आसपास के रिलेशंस कितने मैटर करते हैं और प्लैनेट्स को कितना इम्पैक्ट डालते हैं। अब कार्तिक जी, हम थोड़ी सी बात करते हैं आपकी संस्थान के बारे में जी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं करा स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो महामृत्युंजय संस्था है, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? क्या वो इसका स्रोत था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने सन 2000 में सिद्ध महामृत्युंजय अंतरराष्ट्रीय योग एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र मैयड़ में स्थापित किया था जी। 1 एकड़ में शुरुआती दौर में यह आश्रम था, जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के ज्योतिष के कोर्स, ऑकल्ट के कोर्स हुआ करते थे, बहुत अलग अलग तरह की पूजा हुआ करती थी, बहुत अलग अलग तरह के अनुष्ठान हुआ करते थे। अभी 2022 में यहाँ पर अतिरुद्र महायज्ञ हुआ, जिसमें 351 ब्राह्मण 11 दिन तक लगातार हवन कर रहे हैं। किस चीज के लिए? केवल और केवल शांति के लिए। बहुत ही सुंदर। सो मेरे यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ। जी जी। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र भी स्थापित है, जिसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र का मतलब क्या है? महामृत्युंजय यंत्र आज से पहले, मतलब कुछ समय से पहले 2D ही था। 3 तरीके के यंत्र होते हैं: क्रूम पृष्ठाकार, मेरु पृष्ठाकार और भूपृष्ठाकार। भूपृष्ठाकार का अर्थ होता है 2D, 2 डायमेंशनल। क्रूम पृष्ठाकार का कछुए के ऊपर जो कुछ यंत्र आपने देखे होंगे, जैसे लक्ष्मी यंत्र होता है,
श्री यंत्र होता है वो कछुए के ऊपर होता है, कछुए के ऊपर। एक होता है मेरु पृष्ठाकार जो पिरामिड की शेप का होता है। तो महामृत्युंजय यंत्र कभी भी मेरु पृष्ठाकार था ही नहीं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इसको मेरु पृष्ठाकार किया और विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र पहले प्रयागराज में, जो अभी महाकुंभ लगा था, उसमें स्थापित किया। वहां पर डिमोलिश करने के बाद में अब परमानेंट महामृत्युंजय यंत्र वहां स्थापित किया है मैयड़ आश्रम में। बहुत वहां पर हम ज्योतिष सिखाते भी हैं, हम चीजें पढ़ाते भी हैं। हम किसी व्यक्ति को अगर साधना करनी होती है तो वो भी आ सकता है, उसको साधना के क्षेत्र में आगे लेकर जाया जा सकता है। इंटेलेक्चुअली लोगों को तैयार किया जाता है कि बहुत अच्छा और सुंदर और सरल जीवन किस तरीके से जिए। महामृत्युंजय साधना सिखाई जाती है वहां पर। उसके साथ साथ वहां पर अनुष्ठान करवाए जाते हैं, अलग अलग तरह के रुद्र अभिषेक होते हैं, बगलामुखी हवन होता है, महामृत्युंजय हवन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, मतलब सहस्त्रों चीजें होती हैं। तो पर सारी वैदिक। कार्तिक जी, अभी आपने महामृत्युंजय साधना की बात करी, तो अगर आप कोई किसी को महामृत्युंजय साधना कराते हैं तो उससे उसकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है? क्या वो एक सकारात्मक चेंज जो देखने को मिलेगा उसको अपनी लाइफ? इस चीज को ना मैं आपको समझाना चाहूंगा। जी बताइए। ठीक है, ऐसे करो आप एक बार। ये क्या है? हाथ है। किसका? मेरा। नीचे कर लो। ठीक है। ये किसका हाथ है? मेरा हाथ है। आप इस हाथ से अलग हुए? नहीं। दोबारा समझने की कोशिश करो मेरी बात को। आपने कहा ये मेरा हाथ है, मेरा और हाथ अलग अलग हुआ? एक साथ ही है। तो आपका ये हाथ भी है? जी जी ठीक है, एक दूसरी साइड भी है। समझ आई जी। आप अपने शरीर से अलग हुए? आपका अगर पैर का छोटा सा नाखून कट जाए तो आप कम हो जाते हो? नहीं। आप तो वही हो जी। नाखून कटा है आपका, आपका पैर है, आपका हाथ है। समझ आ गई? हम आजकल जो योग भी करते हैं ना, वो ऐसे कर लेते हैं कि हमारे जीवन में 1 घंटा हमने योग को दे दिया। परमात्मा इतना सरल नहीं है प्राप्त होना। परमात्मा ऐसा कोई 2 कौड़ी की चीज नहीं है। एक मारवाड़ी मरा, स्वर्ग गया, स्वर्ग जाने के बाद बोलता दरवाजे नहीं खुले अभी तक, मैं आया हूं। अंदर से लोग आए, वो दरबान आए, बोलते हाँ जी मैंने दान किया था। क्या दान किया था? कल मैंने 2 पैसे तो दिए थे उसको, अंधी बैठी थी एक, और 1 पैसा मैंने परसों एक लंगड़े को दिया था। अब हिसाब की बात होगी तो उसने ही वही खाते निकाल लिया। अपने असिस्टेंट से पूछा, दरबार ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि भाई इसका हिसाब निकाल क्या है? हाँ 3 पैसे तो दिए थे इसने। ठीक है, और कुछ याद है? और कुछ दिया था? हाँ दिया होगा, मेरे याद नहीं आ रहा। मतलब देख रहे हो कि 3 पैसे याद है उस आदमी को, पर और दान दिया हुआ याद नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं। फिर भी उसके याद नहीं था। तो बोलता हाँ हाँ और कुछ नहीं दिया आपने, तो अब क्या करना है? स्वर्ग जाना है मेरे को। ठीक। रिसेप्शनिस्ट से दरबान पूछता क्या करें इसका? तो रिसेप्शनिस्ट 3 पैसे अपने पास से निकाल के देता, इसको बोल सामने नर्क की तरफ जाए, ये 3 पैसे अपने इसकी को दे दे। तो इतना सस्ता लगता है परमात्मा आपको। बात कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पूरा का पूरा जो स्केड्यूल है आपका वो योग में हो जाए। उठ रहे हो तो योग, सो रहे हो तो योग, बैठ रहे हो तो योग, खा रहे हो तो योग। योग मतलब जो आप अपने आप से जुड़ पाओ। जो आपने कहा ना कि ये मेरा हाथ है जी। तो वो मेरा वाला एलिमेंट को पहचान पाओ, उसकी स्मरण रहे 24 घंटे। ये सिखाते हैं हम महामृत्युंजय साधना में। तो कार्तिक जी, समयजिक ज्योति स्पीड प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते समय आपका क्या विजन था, ये मैं जानना चाहता हूँ। समयजिक ज्योतिष पीठ की शुरुआत करने पर मेरा जो विजन था वो कुछ इस तरीके से है। एक तो ऑकल्ट सिखाने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे हैं जी, और जो लोग हैं उनके पास प्रॉपर सोर्सेज नहीं है कि वो कैसे सिखाएं, कहाँ सिखाएं, कौन उनके पास आएगा, टारगेट ऑडियंस कैसे है। क्योंकि आप भी जानते हो जो भी एस्ट्रोलॉजर्स आजकल के टाइम पर इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं जी, वो कितने ही काम के हैं। ठीक है, वो क्या ही बता रहे हैं समाज को, क्या ही एस्ट्रोलॉजी की भद पीटी जा रही है उन एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से। तो मेन एसेंस है ना एस्ट्रोलॉजी का, वो खत्म होता जा रहा है, जेन्युइनिटी में खत्म होता जा रहा है। जिसके कारण से कि मैं एक कोशिश कर पाऊं
तो जो भी एस्ट्रोलॉजी सिखाना चाहता है, ऑकल्ट की कोई भी विधा सिखाना, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो लाल किताब हो, पराशर हो, भृगु हो, पेंडुलम हो, टैरो कार्ड हो, चाहे कौड़ी प्रिडिक्शन हो, चाहे राइस प्रिडिक्शन हो, कुछ मर्जी हो, मैं आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूं। आप मेरे पास आओ, आपके कोर्स हम रिकॉर्ड करेंगे, वो जो भी कोर्स बिकेगा उसका आपको 50% मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। उसकी एडवर्टीजमेंट हम करेंगे। जेन्युइन कोर्स अगर हमें लगा कि आपके कोर्स में दम है और आप लायक हो, जेन्युइन लायक हो, ऐसा नहीं है कि हर कोई उठ के आ जाए, बिल्कुल नहीं ऐसा। आपका टेस्ट होगा, आपकी जो आपके अंदर खूबी है जी, वो जो एक्चुअल में खूबी है वो निकाली जाएगी और उसको और तराशा जाएगा और आपको एक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करवाया जाएगा कि आप उस जगह पर सिखा सको और बदले में आपको एक रॉयल्टी अमाउंट मिलता रहेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हो? इसी चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसी चीज की। वही एस्ट्रोलॉजी सिखा भी तो रहे ना, हमने लोग ले आए सीखने के सिखवाने के लिए, टीचर्स बुला लिए जी, बट सीखेगा कौन? सिखाने के लिए तो बुला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। कार्तिक जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, तो ये जो कोर्सेज की आप बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए कैसे मददगार हैं जो इसको अब पार्ट टाइम या फुल टाइम के नजरिए से देखते हैं? आप कुछ मर्जी करो, कुछ मर्जी का मतलब है कि आप जैसे पॉडकास्ट करते हो, आप एक एंकर हो, आप एक रिनाउंड पर्सन हो, तो जरूरी ये है कि आपके पास 24 घंटे काम रहे? पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम है। ऑन एन एवरेज एक आदमी खुद का काम भी करता है, जॉब भी करता है, तो 8 घंटे काम करता है जी, इससे ज्यादा नहीं काम करता, पर वो चाहता है करना, चाहता है करना क्योंकि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए। अब मैं एक कुंडली देखता हूँ 2100 रुपए की, उदाहरण की बात है, मैं एक कुंडली देखता हूँ 2100 रुपए की, अब वो 2100 की कुंडली में मैं 15 मिनट 20 मिनट में सामने वाले को संतुष्ट कर देता हूँ, उसके प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब वो 15-20 मिनट के मैंने कितने रुपए ले लिए? 2100 रुपए, 2100, ठीक है, 2100 ले लिए, कितनी देर के? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट के। वहीं एक घंटे में वो 2100 रुपए कितने हो गए? 6000 रुपए। ठीक है, 8 घंटे में कितने हो गए? 2100 6 इंटू 8 कर दीजिए, जो भी है 48 एग्जैक्टली 48,000 रुपीज का रोज का मैं व्यक्ति हूं, ठीक है। अब एक 8 घंटे एमएनसी में जॉब करने वाला पर्सन है जो वो काम कर रहा है, अब वो काम कर रहा है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो 48,000 50,000 रोज का कमा रहा होगा, हाँ, उसके महीने का पैकेज होगा ये राइट 50,000 रुपए, जिसमें उसको ईएमआई भी देनी है। तो ये चीज सीख कर अगर आप किसी की मदद कर सकते हो और आप सीख सकते हो, आप में गुण है, क्लबिंग, टिंडर चलाना भी तो सीखा है लोगों ने, ऑनलाइन पेमेंट करना भी तो सीखा है। पहले कोविड से पहले सारी चीजें ऑफलाइन थी, ऑनलाइन आई, गूगल मीट वगैरह सब चलानी सीखी ना, तो ये भी सीख सकते हो। ये सीख कर आपको ये लाभ हो रहा है। मेरा तो मोटिव सिंपल सा है, चाहे फुल टाइम करो चाहे पार्ट टाइम करो, मैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग करता हूं। मेरा मन होता है तो मैं देखता हूं, मेरा मन नहीं होता तो मैं पेंडिंग छोड़ देता हूं। बिना मन के मैं पूछ लेता हूं क्लाइंट से कि आपको बिना मन के दिखवानी है, वो खुद ही मना कर देता है। ये चीज है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो कार्तिक जी, जाने से पहले मैं आपसे एक एडवाइस मांगना चाहूंगा, एक एडवाइस जो आप यंग ऑडियंस को देना चाहो, यूथ को देना चाहो, क्या वो एडवाइस होगी? दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें। बहुत ही सही। और यही एक ऐसी एडवाइस है कि डेफिनेटली अगर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले खुद के साथ भी तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें। ठीक है। और ये एडवाइस मैं दोबारा मतलब फील करो जो कहना चाह रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ग्रेट एडवाइस। तो बाकी ठीक है कार्तिक जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, समय बिताकर, एंड जो भी क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दिए हैं, आई गेस एक एस्ट्रोलॉजी को एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपने समझा दिया ऑडियंस को, एंड जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा उनको मजा आया हो। और अगर आप ऐसे ही गेस्ट देखना चाहते हैं कि हम ऐसे अमेजिंग गेस्ट लेकर आते रहे हमारे पॉडकास्ट में, सो कमेंट करिए एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आई होप आप लोगों को प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस पता लगी हो, हमारी लाइफ में कितनी होती है, और खास करके रिलेशंस की। सो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच कार्तिक जी। थैंक यू।